हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड परीक्षा हेतु गणित विषय कक्षा 10 के अनसॉल्व पेपर को हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में जो है 2023 से 2017 के प्रश्न पत्रों का संग्रह है। तो इसमें जो है आपके संख्या पद्धति से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, बीज गणित से 18 नंबर के प्रश्न आएंगे और निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, ज्यामिति से 10 नंबर के, त्रिकोणमिति से 12 नंबर के, मेंसुरेशन से 10 नंबर के, संख्यांकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो टोटल मिल करके 70 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 20 प्रश्न जो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है हम OMR शीट्स पर हल करेंगे। इसमें 2023 में प्रश्न पत्र संख्या 822 DV सेट 1 से हम हल करेंगे, जिसमें खंड अ से दिया है। इस खंड अ में 20 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी हैं। तो यहाँ से हम पहले प्रश्न से हल करेंगे और इसमें जो है हम पहले से ही इस प्रश्नों के उत्तर को टिक लगा चुके हैं, लेकिन हम आपको इसको एक एक प्रश्न को हल करके बताएंगे। इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है a बराबर मस ब्रैकेट में a b गुणे b दिया है a गुणे b बराबर लस ए बी, यानी ए बी का लघुत्तम समापवर्तक। c दिया है b बराबर महत्तम समापवर्तक a गुणे b गुणे लघुत्तम समापवर्तक। डी दिया है a गुणे b बराबर महत्तम समापवर्तक ए बी का गुणे लघुत्तम समापवर्तक ए बी का। तो इन चारों विकल्प में जो है ये विकल्प नंबर डी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। इस ऑप्शन नंबर डी को आप लोग OMR शीट पर गोल कर देंगे। प्रश्न संख्या 2 है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। पहला दिया है ए प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। अब इसमें शून्येतर संख्या का मतलब परिमेय संख्या। तो एक चीज़ जान ले हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का भागफल या गुणनफल जो भी होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें कह रहा है यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 हो तो कर्णी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो इसमें a दिया है 65, b दिया है 26, c 13, d 17। तो इसमें 13 जो है सही होगा। पहले से हमने इसको टिक लगा करके रखा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 जो है, यहाँ पे m बराबर 5 है और n बराबर m प्लस है। तो इसमें पहले हम n का मान निकालते हैं। n बराबर m की जगह पर हम 5 रख देंगे प्लस 7, तो n बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है कर्णी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m की जगह पे जो है हम मान रखेंगे 5, तो ये 5 का वर्ग, अब प्लस n की जगह पर हम 12 रखेंगे, 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग जो होता है हमारा 25 होता है, प्लस 12 का वर्ग 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 4 2 6 1 169 हो गया। तो 169 का हमारा वर्गमूल जो है 13 हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 13 वो सही है। अब इसमें जो है हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। लेकिन प्रश्न संख्या 4 पर हमारा स्टार लगा हुआ है, जो कि नीचे यहाँ पे नोट में दिया है। स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। जिस जिस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है वो प्रश्न इस सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको एक नज़र इस पर हम देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं। इसमें ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी अपरिभाषित। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अपरिभाषित परिमेय संख्या होती हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 में
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो पहला दिया है रेखाएं समांतर हो हैं, दूसरा रेखाएं समपाती हैं, तीसरा रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही है, क्योंकि जब दो समीकरण में अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो दोनों रेखाएं जो होती हैं समपाती होती, यानी उसके अनंत हल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो इस प्रश्न को हम हल करके इसका ऑप्शन पता करेंगे। प्रश्न संख्या 6 मान लेते हैं माना संख्या बराबर यक्स। तो इसमें कह रहा है संख्या का 1/3, इस संख्या जो हम यक्स माने हैं इसका 1/3 यानी 1/3 यक्स 21 के बराबर है तो वह संख्या होगा। अब यहाँ पे यक्स बराबर ये 3 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 63 हो जाएगा, यानी वह संख्या जो है हमारा 63 होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो हल करेंगे हम जब भी करेंगे तो रफ कार्य पर ही करेंगे, क्योंकि हमें इस पर कॉपी पर हल नहीं करना है, जो कि OMR शीट पर हमें आंसर को गोल कर देना है। तो ये जो भी हम काम करेंगे हम अपने रफ कार्य पर ही करेंगे। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। इसमें दिया है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। ये मूल जो दिया है ये x का मान है, तो इसका मान हम p का मान ज्ञात करने के लिए हम -2 को इस समीकरण में रखेंगे। x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। तो यहाँ पे x की जगह पे जो है हम -2 रखते हैं, 2 पर स्क्वायर प्लस 2 गुणे x के जगह पे -2 माइनस पी बराबर 0। -2 का वर्ग जब हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 का गुणा 2 में 4, माइनस पी बराबर 0। ये 4 से 4 कटेगा तो माइनस पी बराबर 0, यानी p बराबर 0। यहाँ पे जो p का मान जो है 0 आ जाएगा, यानी इसमें जो है p बराबर हमारा ऑप्शन नंबर ए 0 जो है ये सही है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 जो है देखिए इस पर भी स्टार लगाया हुआ है, जो कि ये प्रश्न जो है चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो वे त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए समबाहु, बी विषमबाहु, सी समरूप, डी समद्विबाहु। तो जो इसमें समरूप ऑप्शन नंबर सी दिया है ये हमारा सही है। चूंकि एक प्रमेय हमारा होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तो इसलिए ये जो सी जो है हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2-5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। 9वां प्रश्न, यहाँ देखिए ये जो है हमारा तल है, ये x अक्ष पे है। x अक्ष पर एक बिंदु है, कोई भी हम बिंदु P लेते हैं और यहाँ पे दो बिंदु मान लीजिए यहाँ A है, एक कोई और भी ले लेते हैं B है। तो इन बिंदु P से ये दोनों बिंदु की दूरी जो है समदूरस्थ यानी बराबर दूरी है। तो A जो है हमारा 2-5, 2-5, B जो है -2, -2 9। तो इसकी दूरी जो है बराबर होगी। हमारे कहने का मतलब जब ये बिंदु x अक्ष पर है तो यहाँ पर इसके कोटि जो होते हैं 0 होता है, यानी ये बिंदु x 0 होगा। तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो बिंदु P
यानी यक्स 0 तथा ए 2 माइनस 5 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र जो है हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो है हमारा x1 क्या है, x माइनस x2 की जगह पर 2 रखेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर हम 0 रखेंगे, हम माइनस y2 की जगह पे माइनस 5 रखेंगे तो ये जो है हमारा प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये 0 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 का वर्ग हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 5 का जो है स्क्वायर करेंगे यानी ये 25, 5 का वर्ग जो होगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 और 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बिंदु P और B के बीच की दूरी हम निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे बिंदु P x 0 तथा B माइनस 2 9 के बीच की दूरी। तो फिर वही दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस x2 की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 2 का हम वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस ये 0 में माइनस 9 को घटाएंगे तो माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x हो गया प्लस 4, अब प्लस माइनस 9 का जब हम पर वर्ग करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा। चूँकि ये बिंदु जो है हमारे समदूरस्थ हैं, चूँकि बिंदु समदूरस्थ हैं, इसलिए ये जो दोनों दूरी है, ये वाली दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी आपस में समान होगा, यानी कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्णी जो है हमारी हट जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। यहाँ एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x, ये प्लस 4x जब इधर जाएगा तो माइनस 4x बराबर ये 85 है प्लस 29 जो है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। अब ये माइनस 4x जोड़ेंगे तो ये 8x माइनस 8x बराबर 85 में से हम 29 को घटाते हैं तो 15 में से 9 निकल जाएगा 6, 7 में से 2 निकल जाएगा 5। अब ये 8 को इधर लाएंगे तो x बराबर माइनस 56/8, 8 से काट दें, 8 सत्ते 56, यानी x बराबर माइनस 7 हो जाएगा। तो x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, हम x अक्ष पर बिंदु क्या लिए हैं, x 0 लिए हैं, तो x की जगह पर हम माइनस 7 रखेंगे 0, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा जो काम हम किए हैं, ये सब जो भी करना है शार्ट में हमें रफ कार्य करना है, तो इसमें जो है
तो इस प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है -7 0 ये सही होगा। अब हम इसके प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, जिसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो ए बराबर कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी, बी जो है कोण बी इज लेस देन कोण सी, सी जो है कोण बी बराबर कोण सी, डी जो है कोण बी इज लेस देन इक्वल टू कोण सी। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये सही होगा। कैसे हम इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कह रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर ए सी है। तो यहाँ पे देखिए ए बी के का सम्मुख कोण जो है ये भुजा ए बी का सम्मुख कोण सी होगा, अब भुजा ए सी का सम्मुख कोण बी होगा। तो ए बी का सम्मुख कोण कोण सी, ए सी का सम्मुख कोण कोण बी। तो इसमें कोण सी और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमारा प्रमेय होता है किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है, कोण बी बराबर कोण सी। अब इसमें हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इस पर भी स्टार लगा है जो कि हमारे प्रश्न पत्र से बाहर है, लेकिन इसको भी हम हल करेंगे। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी। तो कोण बी होगा ए बराबर 120 अंश, ये बी जो है 90 अंश, सी 60 अंश, डी 15 अंश। तो इसमें जो कोण ये बी ऑप्शन जो है 90 अंश ये सही होगा। तो इसको हम हल करेंगे कि कैसे सही होगा। ये सब जितना भी कार्य करना है आपको ये सब जो है रफ कार्य पर करना है। तो यहाँ पर ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 है, तो ए बी का हम स्क्वायर करते हैं। तो 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो 6 का वर्ग 36 और गुणे कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो ये 3 छाक 18, 3 तिया 9, 1 10, यानी ए बी बराबर ये ए बी स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर बराबर हमारा 108 आ गया। अब यहाँ पर हम ए सी बराबर दिया है 12, तो जब हम ए सी का वर्ग करेंगे तो ये 12 का वर्ग यानी 12 बरही हम 144, 12 का वर्ग जो होगा 144 होगा। बी सी बराबर 6 दिया है, तो बी सी का वर्ग जो है यानी 6 का वर्ग हम करेंगे तो ये 36 होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा जो है हमारा ए सी स्क्वायर का वैल्यू है, तो थोड़ा हमें इसमें चेक कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी के जगह पे हमारा 108 है और प्लस बी सी के जगह पे 36। इसे हम जोड़ लें तो 8 और 6 14, एक हासिल हो गया, 3 और 0 3 और एक हासिल 4 और 1, यानी 144 ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया, बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है हमारा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज ए सी ये बी, तो जब ये ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग और प्लस ए बी पे स्क्वायर यानी लंब पे वर्ग और प्लस बी सी पर स्क्वायर यानी आधार पे वर्ग, ये जो कर्ण जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोण बी जो है हमारा समकोण यानी 90 अंश होता है। तो इसमें जो है हमारा विकल्प नंबर ये बी जो है ये हमारा 90 अंश सही है। अब इसमें प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। इस पर भी स्टार लगा हुआ है, ये भी प्रश्न पत्र से निकाल लिया गया है। तो एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। इसमें एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, 12वां प्रश्न, ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है। तो इसका जितने भी शीर्ष लंब हैं
इस शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ये शीर्ष लंब AD हम रख लेते हैं, इस AD की लंबाई हमें निकालना है। तो यहाँ पे AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। ये जितनी भी भुजाएं हैं सब 2A हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं जो होता है बराबर होता है। अब यहाँ से इसके शीर्ष से जब इसके समभुजा पर ये लंब डाला जाएगा, ये शीर्ष लंब होगा, तो ये जो है BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। BD बराबर हमारा हो जाएगा BC बटे 2। तो BC के जगह पे हमारा 2A है बटे 2, ये कट जाएगा, यानी BD बराबर हमारा A आएगा। तो शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए ABD हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। अब यहाँ पे लिखे समकोण त्रिभुज ABD में, इस ABD में हम पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो इसमें AB कर्ण है, तो AB पर स्क्वायर बराबर BD पर स्क्वायर प्लस AD पर स्क्वायर। तो AB के जगह पर हम 2A मान रखेंगे बराबर BD के जगह पर हम A रखेंगे। ये 2A का स्क्वायर और ये A का स्क्वायर प्लस AD। ये AD जो है यही हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये AD स्क्वायर, 2A का जब वर्ग हम करेंगे तो 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर ये A स्क्वायर 4A स्क्वायर की तरफ आ जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 3A स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे AD बराबर ये कर्णी में 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये A स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, A कर्णी में 3 होगा। तो इसमें जो शीर्ष लंब AD की लंबाई जो है हमारा A कर्णी में 3 होगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन नंबर A जो है हमारा सही होगा। A कर्णी में 3, इस त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब की लंबाई A कर्णी में 3 होगा। अब प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, जिसमें दिया है साइन A बराबर कास A, तो A का मान होगा। A ऑप्शन दिया है 0 अंश, B दिया है 30 अंश, C 45 अंश, D 60 अंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है हमारा सही है। हम इसको हल करके बताएंगे। तो ये प्रश्न संख्या 13 जो है यहाँ पे दे दिया है साइन A बराबर कास A। तो यहाँ पे साइन A बराबर एक हमारा फार्मूला होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो A के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस A। अब यहाँ पे साइन A बराबर, यहाँ पे साइन A को हटा देते हैं, ये साइन को दोनों साइड से साइन को हटा देंगे, तो ये A बराबर 90 अंश माइनस A होगा। A को हम पाछांतर करेंगे तो A प्लस A बराबर 90, A में A को जोड़ते हैं तो 2A बराबर 90। A बराबर 90 बटे 2, 2 से 90 को काट देंगे तो 45 बार में कटेगा, A बराबर 45। यानी इसमें जो A का मान है हमारा वो 45 अंश का होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है ये हमारा सही होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, परीक्षा में प्रश्न को हल करते समय बहुत सावधानी का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो, नहीं तो उससे आपके अंक जो हैं कम आ जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, जिसमें दिया है यदि A बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस काट स्क्वायर A का मान होगा। ये जो है हमारा त्रिकोणमिति पाठ से है, तो हमें इसका मान निकालना है। ऑप्शन दिया है A बराबर 4/3, B बराबर -1, C बराबर 3 और D बराबर 1/3। तो हमने पहले से ही इस पर टिक लगा करके रखा है, तो D जो है हमारा सही है। तो हम इसको हल करके इसका सही उत्तर आंसर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14, A बराबर दिया है 30 अंश। अब हमें मान निकालना है।
1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को tan ए का होल स्क्वायर, अब बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए को काट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस tan ए की जगह पर हम मान रख देंगे 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश रख दिए। अब बटे 1 प्लस काट ए की जगह पर हम मान रखेंगे 30 अंश, तो 30 रख दिए। अब यहाँ पर tan 30 अंश का मान रखेंगे 1 प्लस ये tan 30 अंश का मान जो होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो 1 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब बटे 1 प्लस काट 30 अंश का जो मान होता है हमारा कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पे हम कड़ी में 3 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 बटे 3 होगा। अब बटे 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 और ये 1 4, यानी 4 बटे 3 होगा। 1 में 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसे हम थोड़ा बदल देते हैं, 4 बटे 3 गुणे इसे हम लिखेंगे 1 बटे 4, तो 4 से 4 को काट देंगे तो ये 1 बटे 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न संख्या 14 का जो ऑप्शन डी जो है 1/3 हमारा सही है। अब अगले प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। अब हम इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। अगर इस गोले की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें यानी 2r कर दें तो इसमें जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत हमें वृद्धि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या बराबर r, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर होगा। यदि त्रिज्या बराबर 2r हो जाए यानी इसकी त्रिज्या जो है हम 2 गुनी करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये 4 पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 4 पाई r की जगह पर हम 2r का स्क्वायर रखेंगे, तो ये 4 पाई 2r का वर्ग होगा, तो गुणे 4r स्क्वायर। अब 4 का गुणा 4 में तो 16 पाई r स्क्वायर, तो ये जो नया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 16 पाई r स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि जो है, वृद्धि कितना हो रहा है इसको हम देख लें। ये 16 पाई में से 16 पाई r स्क्वायर में से ये 4 पाई r स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हमारा जो है 12 पाई r स्क्वायर होगा। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 12 पाई r स्क्वायर की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें इसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे वृद्धि गुणे 100, अब बटे ये मूल जो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यानी 4 पाई r स्क्वायर, तो वृद्धि जो है हमारा 12 पाई r स्क्वायर गुणे 100 बटे 4 पाई r स्क्वायर। ये काट दें, 4 तियाँ 12, 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा 300%। अब प्रश्न संख्या 16 पे आ रहे हैं।
इस पर भी स्टार लगा हुआ है, जो कि ये इस चैप्टर से हटा दिया गया है। फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। यहाँ पे 2 वृत्त का व्यास जो है, ये प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे मानते हैं एक वृत्त का व्यास d1 और एक का d2, तो दोनों में जो अनुपात है d1 संबंधे d2 बराबर 4 संबंधे 9। इसे हम लिख सकते हैं d1 बटे d2 बराबर 4 बटे 9। तो परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात, चूंकि वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है पाई इंटू टी, तो यहाँ पे पाई इंटू d1 अनुपाते पाई इंटू d2। इसे हम लिख सकते हैं पाई इंटू d1 बटे पाई इंटू d2। पाई से पाई को काट देंगे तो ये d1 बटे d2 हो जाएगा। अब d1 बटे d2 के जगह पे हम ये मान रख देंगे 4 बटे 9। तो इसके परिधियों का अनुपात जो है 4 संबंधे 9 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 4 संबंधे 9 आंसर सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे एक सारणी दिया है, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और इसका बारंबारता दिया है 3, 1, 5, 4, 7। तो इसका हमें माध्य निकालना है, तो हम एक सारणी बना करके इसको हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे वर्ग अंतराल, ये बारंबारता को हम एफ से डोनेट करते हैं, और यहाँ पे एक कॉलम और बना लेंगे मध्य बिंदु। एक कॉलम और बनाएंगे, मध्य बिंदु को यक्स से दिखाएंगे, और एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें एफ गुणे यक्स होगा। अब इसमें बारंबारता में जो दिया है 0 से 2, इसका बारंबारता 3 है। फिर यहाँ पे दिया है 2 से 4, इसकी बारंबारता 1 है। फिर 4 से 6 दिया है, इसका बारंबारता 5। 6 से 8 दिया है, इसका बारंबारता 4 है। 8 से 10 दिया है, इसकी बारंबारता 7 है। तो हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए ये दोनों, ये वर्ग अंतराल के निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, और 10 और 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। इस प्रकार हमारा मध्य बिंदु निकल गया। अब हम यहाँ पे इसका योग करते हैं। ये सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 3, 1, 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 7, 20, यानी सिग्मा एफ जो है हमारा 20 होगा। ये एफ एक्स का मान हम निकाल लेते हैं, यानी 3 गुणे 1 बराबर 3, 1 का गुणा 3 में 3, 5 का गुणा 5 में 25, 4 का गुणा 7 में 28, 7 का गुणा 9 में 63। अब इसे हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो 3, 3, 6, 5, 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 को 2, 2, 2, 4, 6, 10 और 2 12, यानी सिग्मा एफ एक्स जो है हमारा 122 हो गया।
अब यहाँ पे माध्य अब ये माध्य बराबर फार्मूला निकालेंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ ए। तो सिग्मा एफ एक्स जो है हमारा 122 है, तो 122 बटे एफ के जगह पे हम क्या रखेंगे 20। अब इसमें 122 में जब हम 20 का भाग देंगे तो 6.1, यानी इसका माध्य जो है 6.1 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.1 सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। कह रहा किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, तो उसका मध्यक होगा। इसमें ए दिया है 25, बी 26, सी 25.4, डी 26.3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। तो इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। ये 18वां प्रश्न है। इसमें माध्य बराबर दिया है 24.1, बहुलक दिया है बराबर 28। तो यहाँ पे माध्यक हमें निकालना है, तो हमें पर एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पे बहुलक जो है हमारा 28 है बराबर 3 गुणे, यहाँ पे माध्यक हमें निकालना है, तो माध्यक वैसे ही रहने देंगे, माइनस 2 गुणे माध्य बराबर जो है हमारा 24.1 है। यहाँ पे 28 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 का गुणा करें, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी 48.2 आएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे माध्यक बराबर ये 48.2 जो है 28 की तरफ हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2। अब माध्यक बराबर इसे हम जोड़ दें 0.2 8 8 16 4 2 6 1 7, यानी 76.2। और ये 3 जो है दूसरे साइड आएगा तो बटे 3 आ जाएगा। अब 3 का हम इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 पचे 15, 1 बच गया, 3 चौक 12, यानी 25.4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 25.4 आंसर सही होगा। अब इसमें प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें 0 से 10 जो है इसका बारंबारता 11 है, और 10 से 20 की बारंबारता 21, 20 से 30 की 23, 30 से 40 की 14, 40 से 50 की 5। इसमें 23 जो है ये 20 से 30 जो है का बारंबारता 23 जो है सबसे अधिक है। तो इसलिए इसका बहुलक वर्ग जो होगा 20 से 30 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 20 से 30 ये सही होगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो इसमें पहला माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, बी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि इसी फार्मूले का प्रयोग हम जो है प्रश्न संख्या 18 में किए हैं। तो इस प्रकार